इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ फेंग फेनिया को ठिकाने लगाने के बाद अपने मास्टर से कांटेक्ट करके उनकी गाइडेंस के अंदर अपनी खुद की टेक्निक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ कई सौ सालों तक फाइट करते हुए और मेडिटेशन करते हुए अपनी टेक्निक को क्रिएट करते के दौरान लुओ फेंग हमें बताता है 1000 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद फाइनली मेरी खुद की क्रिएट की हुई टेक्निक ने शेप लेना शुरू कर दिया है और मैं इसमें अपने क्योटिक विंग स्ट्राइक मेथड को भी स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, जिससे मेरी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ते हुए नई बुलंदियों तक पहुंच जाएगी। लेकिन मास्टरी इंस्टेंटली अचीव नहीं की जा सकती, इसके लिए इनर ब्रेक थ्रू करना जरूरी है। जब फेंग हमें ये बता रहा होता है तो हमें देखने को मिलता है कि मिस्ली सैंड आइलैंड पर मौजूद बोइजू और शू फेन की ह्यूमन फोर्स काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स और कोरपीटर्स के ग्रुप्स ने अटैक कर दिया था। तो उनकी हेल्प करने के लिए लुओ फेंग फौरन से अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भेज देता है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट इस बैटलफील्ड में एंट्री लेता है तो यहाँ पर मौजूद सभी कोरपीटर्स और इंसेक्ट मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे और भागते हुए वो बस यही बोल रहे थे, ये सिल्वर क्रिएचर दोबारा आ गया, भागो भागो, ये हमें नहीं छोड़ेगा। और हमें देखने को मिलता है कि वाकई गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने यहाँ पर आते साथ ही अपने क्योटिक विंग्स का इस्तेमाल करते हुए सभी कोरपीटर्स और इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था और कुछ ही सेकंड्स में वो इस पूरी बैटलफील्ड का सफाया कर देता है। और यहाँ पर इस दौरान आसमान से इंसेक्ट मॉन्स्टर्स और कोरपीटर्स की डेड बॉडी की बारिश हो रही होती है। नीचे मौजूद बोइजू और शू फेन ये देखकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अक्सर ही इनकी हेल्प करने के लिए आता रहता है। इसीलिए जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहा था तो उसी दौरान बोइजू कहता है, ये सिल्वर विंग किंग एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर जो कि किंग लेवल अनडाइंग के बराबर है। इसने कभी भी ह्यूमन काइंड के साथ फाइट नहीं की, उल्टा इसने काउंटलेस मार्क्विस अनडाइंग लेवल के डीमन, इंसेक्ट और मशीन रेस के लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके जैसे एलाई का हमारे साथ होना हमारे फैक्शन के लिए ब्लेसिंग्स हैं। इसी दौरान हम देख पाते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट जब यहाँ पर कोरपीटर्स और इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार रहा था तब क्योस सिटी लॉर्ड भी अपने सामने स्क्रीन पर इसे देख पा रहे होते हैं और वो फेंग की प्रोग्रेस से काफी खुश नजर आ रहे थे। ह्यूमन फोर्सेस अपने से ज्यादा पावरफुल एनिमीज को इस तरह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हाथों मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने पल भर में ही यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डीमंस को मार डाला था। ऐसा करते साथ ही वो वापस लौट जाता है। सीन कट होकर हम देखते हैं लुओ फेंग को जो अपनी टेक्निक को फुली कंप्लीट करने में लगा हुआ था। इसके चलते वो यहाँ पर मेडिटेट करते हुए अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए कहता है, मैं यहाँ इतनी दूर तक आया अपने अनवेवरिंग रिजोल्व्स को अपहोल्ड करने के लिए। अगर मैं अपनी इस विल को मेरी सेल्फ मेड टेक्निक में मर्ज करूँ तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सोचते साथ ही फेंग ये करना शुरू कर देता और साथ ही साथ उसे अपने मास्टर की कही हुई बातें याद आती हैं, जिसमें मास्टर उसे बोल रहे थे, एक सेल्फ मेड टेक्निक हमेशा चलाने वाले के लिए बेहतरीन फिट बैठती है। अब अगर तुम एक पीक लेवल टेक्निक को क्रिएट कर लेते हो, फिर चाहे ये सिर्फ उसका पहला मूव ही क्यों ना हो, ये अभी के लिए तुम्हारे लिए इनफ होगा। मास्टर की इन बातों को याद करते हुए जब लुओ फेंग अपनी टेक्निक को फुली कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो मास्टर को बताता है तो मास्टर उसे कहते हैं, अब अपनी इस क्रिएट की हुई न्यू टेक्निक को एक नेम दो। यहाँ हम देख पाते हैं कि मास्टर भी लुओ फेंग के लिए काफी खुश हो रहे होते हैं। इस पर फेंग उनसे कहता है, अर्थ पर मौजूद हैंगजिया नेशन में मून ख्वाहिश की इलामत है और जिस वजह से मैंने ये सफर शुरू किया, अगर इस पर गौर करें तो ये एक ड्रीम की तरह महसूस होता है। मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरा मन कभी नहीं बदला, इसीलिए मैं इसका नेम रखूंगा ब्राइट मून स्ट्राइक। ये कहते हुए फेंग हमें ये टेक्निक परफॉर्म करके दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसका स्लैश जहां जहां से गुजर रहा था ये अपने सामने आने वाले तकरीबन 6 से 7 यूनिवर्सिटीज को चीर के रख देता है, जिससे वहां इन सभी यूनिवर्सिटीज में काफी बड़ा स्पेस क्रैक बन गया था। अब मास्टरी अचीव कर लेने के बाद फेंग कहता है, मेरी अपनी पीक टेक्निक कंप्लीट हुई। फेंग के ये कहते साथ ही सीन कट होता और हमें दिखाया जाता है सैंडली मिस्ट आइलैंड के कुछ क्रिएचर्स का सीन जो कि जमीन के अंदर से बाहर निकलते हुए काफी जोर जोर से रोर कर रहे थे, मानो के जैसे दर्द में चीख रहे हों। तभी हमें उनके लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि पहले तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, पर फिर अचानक से ही एकदम से फूट फूट के रोने लगता है। उसके यूं चीख चीख के रोने की वजह से वहां पर साउंड वेव्स बन रही थी, जिससे बाकी सभी क्रिएचर्स को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। यहाँ ये लीडर रोते हुए चीखते साथ साथ बोल भी रहा होता है, पिछले 1200 सालों से इस सिल्वर विंग किंग मॉन्स्टर ने मिस्ली सैंड आइलैंड पर आतंक मचा रखा है, सिर्फ अभी हाल ही में उसका केओस कम हुआ है।
कोई नहीं जानता कि वो दोबारा कब यहाँ पर आ जाए। जब वो ये बोलते हुए जोर से एक रोर लगाता है तो उसके साथी डर गए थे। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि उसी के सभी साथी तंग आकर इसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा इस तरह से चिल्लाना बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है। यहाँ ये सभी क्रिएचर्स मिलकर अपने ही लीडर की पिटाई करने लग जाते हैं। इसी के साथ सीन कट और हमें दिखाया जाता है बोयजू और शूफैन को, जिनको सपोर्ट करने के लिए और भी ह्यूमन आर्मी की फोर्सेस आ जाती हैं। इसी दौरान फैंग का स्पेसशिप भी बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर से गुजरता है और सीन शिफ्ट हो जाता है फैंग के ऊपर। यहाँ वो मिस्टली सैंड आइलैंड को छोड़कर सीधा यांजी कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा है। बोबाता उससे कहती है, एक बार दोबारा केयरफुली सोच लो, यांजी मेनलैंड मिस्टली सैंड आइलैंड से कहीं ज्यादा डेंजरस है। ये मार्क्विस लेवल अनडाइंग्स और उससे भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर से भरा हुआ है। अगर हम किसी और रेस के किंग लेवल वॉरियर के टारगेट बन गए तो हमारे सर्वाइवल चांसेस बेहद ही कम हो जाएंगे। तो इस पर फैंग, जो कि मेडिटेट करते हुए बोबाता की सारी बातें सुन रहा था, वो अपनी आंखें खोलते हुए उससे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक ट्रेजर्स के सभी क्लू मेनलैंड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि अगर इन्हें ट्रेजर्स हासिल करने हैं तो किसी भी हाल में इन्हें यांजी कॉन्टिनेंट में जाना ही होगा। इसी के साथ सीन कट होता हमें देखने को मिलता है कि फैंग का स्पेसशिप यांजी कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका होता है। यहाँ ये लोग इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि तभी फैंग की नजर एक मिस्टीरियस ओरा पर पड़ती है, जिसे देखते हुए वो हैरानी के साथ कहता है, ये कितना यूनिक मिस्टीरियस पैटर्न है। हालांकि यांजी कॉन्टिनेंट के नेटिव्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर अभी भी उनकी कार्विंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके अंदर से हल्की हल्की एनर्जी वेव्स एमिट हो रही हैं। ये कहते हुए जैसे ही फैंग अपने स्पेसशिप से निकलकर उन एनर्जी वेव्स को टच करता है तो उसे वहां पर वर्चुअली यांजी कॉन्टिनेंट के कुछ पास्ट की मेमोरीज नजर आती हैं, जहां यहाँ पर रहने वाले लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, आपस में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और काफी खुश भी थे। पर तभी पता नहीं कैसे अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता और यहाँ पर हर तरफ तबाही ही तबाही मच गई थी। इस तबाही को देखते हुए बोबाता लुओ फैंग को बताती है, जब 7th बैटलफील्ड ओपन हुई तो 4 पिनिकल रेसिस के वॉरियर्स यांजी कॉन्टिनेंट में पहुंच आए और यहाँ के लोगों को जान से मारते हुए हर तरफ तबाही मचा दी और उनके ट्रेजर्स को छीनना शुरू कर दिया। तो इसके चलते यांजी ट्राइब के लोगों ने अपने ट्रेजर्स को ऑफरिंग टावर्स में छुपा दिया, पर इससे पहले कि वो लोग यहाँ से बचकर भाग पाते तभी ही कुछ टावर्स को लूट लिया गया और कुछ यहाँ से कभी नहीं निकल पाए, और जो बाकी बचे थे वो जमीन की गहराइयों में दफन हो गए। मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है उसके अकॉर्डिंग 1 दर्जन से भी ज्यादा टावर्स डिस्कवर्ड हुए हैं, पर वो सभी पहले ही बांट लिए गए। लेकिन अभी भी कई सारे टावर्स छुपे हुए हैं, उन्हें कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। इवन एक यूनिवर्स वनरेबल अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। इन ऑफरिंग टावर्स की लोकेशन और इन्हें खोलने का तरीका अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। यांजी कॉन्टिनेंट के नेटिव्स के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जान लेने के बाद लुओ फैंग बोबाता से कहता है, सर्च जारी रखो, हमें कुछ नए सुराग जरूर मिलेंगे। उसके ये कहते साथ ही सीन कट हो जाता और हमें दिखाया जाता है रोबोट क्लैन के एक स्पेसशिप को, जिसके अंदर मौजूद होता है सीवी का, और वो भी यहाँ यांजी कॉन्टिनेंट में शिकार पर निकला होता है। यहाँ वो अपने स्पेसशिप के अंदर से कुछ टोकन्स को निकालते हुए कहता है, मेरे पास पहले ही 3 टोकन्स मौजूद हैं। इन डीमन रेस के वेसल्स का पीछा करने के बाद मैं और हासिल कर लूंगा, और जब मेरे पास 6 टोकन्स आ जाएंगे तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं सीधा मार्क्विस लेवल से किंग लेवल अनडाइंग तक पहुंच जाऊंगा। अभी वो ये सोच रहा होता है कि तभी उसके स्पेसशिप का एआई उसके सामने एक होलोग्राम लाते हुए बताता है, हमारे टारगेटेड वेसल के ऊपर एक थर्ड पार्टी ने अटैक किया है। ये सुनना ही था कि सीवी का गुस्सा होते हुए कहता है, किसने मेरे शिकार को चुराने की हिम्मत की। ये कहते साथ ही वो उसके बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। तभी इधर हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि उन डीमंस के पास जाते साथ ही अपनी लाइन लाइटरिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्राइट मून स्ट्राइक के फर्स्ट मूव गैलेक्सी हैंग इन द स्काई का इस्तेमाल करता है। फैंग जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से इन कोरपीटर डीमंस के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है तो वहां आसमान में दूर दूर तक यूनिवर्स की एक बहुत ही पावरफुल और डेडली एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो डीमन कोरपीटर्स, जो कि अनडाइंग लेवल पर हैं, इस एनर्जी के साथ टकराते ही इंस्टेंटली उनकी बॉडीज तो ब्लास्ट हो ही जाती हैं, बल्कि साथ ही साथ उनके कोर भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसी दौरान फैंग बड़ी तेजी के साथ उनके साथ ही एक डीमन मॉन्स्टर के ऊपर जाकर भी अपनी इसी स्ट्राइक से अटैक कर देता है, और जैसे ही ये एनर्जी उसके साथ टकराती है तो वो भी जलकर टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गया था। पर क्योंकि वो डीमन साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, पर बुरी तरह से इंजर्ड होकर खाई में गिरने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि कुछ ही मिली सेकेंड्स में उस डीमन बीस्ट का जितना भी ब्लड था वो तेजी के साथ उसकी बॉडी में वापस जाने लगता है और वो फौरन से रिकवर होकर फिर से नॉर्मल हो गया था। पर इससे पहले कि ये डीमन बीस्ट फैंग के ऊपर अटैक कर पाता या फैंग दोबारा से इसे जान से मार पाता, तभी अचानक से ही इनके ऊपर चारों तरफ से एक अननोन एनिमी इनके ऊपर एनर्जी बीम से अटैक कर देता है, और ये एनर्जी बीम्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये डीमन बीस्ट इसके साथ टकराते ही खाक हो गया था।
पर खुशकिस्मती से लुवो फेंग ने पहले इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए भांप लिया था, इसीलिए वो अपनी बीस्ट गोड डिफेंसिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए इससे बच पाता है। पर क्योंकि ये हमला चारों तरफ से हो रहा था तो फेंग इससे बुरी तरह से हिट होते हुए एक चट्टान में जा टकराता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वहां हर तरफ तबाही मच जाती है। पर हमें देखने को मिलता है कि फेंग ने फौरन से ही खुद को संभाल लिया था और वो अटैक के लिए रेडी होते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। जब फेंग ये सोच रहा होता तभी उसकी नजर पड़ती है अपने सामने मौजूद ट्रेजर्स पर, जो कि उन कॉर्पोरेटर्स की स्टोरी रिंग से निकले होते हैं। इसीलिए फेंग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उन सभी ट्रेजर्स को अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता और फौरन से वहां से भागने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है उस पर हमला करने वाले स्पेसशिप्स पर, जिसे देखते हुए फेंग हैरानी के साथ कहता है, मैकेनिकल रेस। तभी ही बबाता फौरन से उसके पास अपीयर होते हुए उसे बताती है, ये टोटल 9 शिप्स हैं, हमारे स्कैनर्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। उनके इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं और उनकी स्ट्रेंथ तकरीबन किंग लेवल के बराबर होगी। जब बबाता फेंग को ये बता रही थी तो हमें देखने को मिलता है कि ये अटैक तो सीवी का ने इनके ऊपर किया है। वो इस इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बावजूद भी लुवो फेंग को जिंदा बचा हुआ देखकर काफी हैरान होता है। वहीं इधर लुवो फेंग बोल रहा था, हम इन मशीन रेस की पोजीशंस को ट्रैक नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत बुरा है, मुझे जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करना होगा। फेंग अपना सारा ध्यान यहाँ से बचकर निकलने में लगा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीवी का को देखते हैं, जिसने फेंग को जान से मारने के लिए अपने मिलियंस ऑफ पपिट रोबोट्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। इन सभी के एक्टिवेट होते साथ ही वो एक फॉर्मेशन बनाते हुए इन सभी को लुवो फेंग के पीछे लगा देता है, जो तेजी के साथ फेंग के चारों तरफ जाते हुए एक बैरियर बनाकर खड़े हो चुके थे, यानी कि अब फेंग इनसे बचकर नहीं भाग सकता। वो बाता इन सभी रोबोट्स को अपने सामने यूं इस तरह से खड़ा होता हुआ देखकर कहती है, ये तो 9 मिलियन F9 ग्रेड के मैकेनिकल पपिट्स हैं, जो यूं भी गया तो 90 मिलियन हुन युआंस के होंगे। इतनी ज्यादा वेल्थ। ये कहते हुए बबाता की तो आंखें चमक उठती हैं, पर साथ ही वो काफी शौक भी थी। इधर सीवी का अपनी आर्मी की फॉर्मेशन क्रिएट होते साथ ही अटैक का ऑर्डर दे देता है, तो वो सभी रोबोट्स अपने सीनियर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी एनर्जी बीम्स को रिलीज करते हुए एक कंबाइन लेजर बीम अटैक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जो कि कुछ ही मिली सेकंड्स में क्रिएट हो चुका था। और वो फौरन से फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। फेंग उसे देखते साथ ही हैरानी के साथ तेजी से साइड हटते हुए इससे बचने की कोशिश करने लगता है, पर इस एनर्जी बीम ने काफी बड़ा एरिया कवर किया था, लगता नहीं है कि फेंग इससे बच पाया होगा।